हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग और आज हम IOQJS के पेपर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द वेरिएशन ऑफ सर्टेन फिजिकल पैरामीटर z विद वेरिएबल u इज गिवन बाय रिलेशन z इक्वल टू a और डैश, ये ब्लैंक आ गया, अपॉन प्लस u का होल क्यूब, वेर r एंड a आर कॉन्स्टेंट। अब यहाँ r तो दिखाया है नहीं, ठीक है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ इसमें मिसप्रिंट रह गई है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर r आएगा और r की वजह से फिर z और u का रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। और ऑप्शंस के अंदर भी अगर हम देखें तो कई जगह पर ये ब्लैंक रह गया है। ठीक है, तो एज पर और डिस्कशन मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है, तो हम इसको या तो बोनस या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसमें क्या कह रहा है ये, अ सबमरीन S1 इज पार्क्ड एट डेप्थ 200 मीटर इन एन ओशियन ऑन अर्थ। ठीक है, अज्यूम ओशन एग्जिस्ट ऑन द मार्स। अब सेकंड केस दे रहा है कि मार्स पर अगर वो ओशन हो तो कितनी डेप्थ पर सबमरीन को पार्क किया जाए सो दैट प्रेशर विल बी सेम, यानी S1 और S2 दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है, रो GH। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अर्थ पर, ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना रो किसका होता है, लिक्विड का लिया जाता है। लिक्विड वाटर है और दोनों जगह पर वाटर की डेंसिटी आपको सेम लेनी है, उन्होंने खुद ने बता दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं रो GH लगा देते हैं, तो रो वाटर इंटू G इंटू डेप्थ एट अर्थ। ठीक है, डेप्थ एंड अर्थ कितनी है 200 मीटर इज इक्वल टू रो वाटर जो कि सेम लिया जाएगा इनटू G, यहां पर G किसका आएगा अर्थ का और यहां G किसका आएगा मार्स का। ठीक है, इनटू डेप्थ एट मार्स। ठीक है, तो वो डेप्थ एट मार्स अपन D मान लेते हैं जो मुझे निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। रो वाटर दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, तो डेप्थ एट मार्स विल बी कितना होगा 200 मल्टीप्लाइड बाय G एट अर्थ अपॉन G एट मून मार्स, सॉरी, तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय G एट अर्थ हम 9.8 ले लेते हैं अपॉन G एट मार्स। G एट मार्स की वैल्यू आपको दी हुई है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें डेप्थ तो मिल जाएगी, तो ये डेप्थ जो है वो नियर अबाउट आ रही है 530 मीटर, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्या कह रहा है, इन एन ऑसिलेटिंग सिस्टम डैम्पिंग रिजल्ट इन डिसिपेशन ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डैम्पिंग का मतलब क्या है, डैम्पिंग का मतलब है कि जैसे मान लो आपने देखा हो, अगर मैं किसी वायर को लूं, वायर को दोनों तरफ से स्ट्रेच करके और एक जगह से प्लग करके छोड़ दूं, क्या होगा, थोड़ी देर तो वो तेजी से वाइब्रेट करेगा, धीरे 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 क्या होगा, वो वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में जितनी उसकी एनर्जी थी वो धीरे धीरे डिसिपेट हो गई। ठीक है, और वो फाइनली वो रुक गया। इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों डिक्रीज होते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो ग्राफ आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको ग्राफ दिया गया है कि ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ है। इनिशियल एम्पलीट्यूड ज्यादा है जब आपने प्लकिंग स्टार्ट की थी, उसके बाद वो धीरे धीरे डैम्प आउट हो रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और कम होते होते ये लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम बाद ये 0 हो जाएगा। अब इस केस में हमें ऑप्शंस चेक करने हैं। पहली बात, ये ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल ऑसिलेटरी मोशन तो है ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट का विदाउट डैम्पिंग, ये तो गलत बात है। एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है, कम होता होता खत्म हो रहा है, तो यानी डैम्पिंग तो हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एक गलत हो गया। ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डैम्पिंग, डैम्पिंग हो रही है, सही बात है। सच दैट टाइम मेजरमेंट वाज स्टार्टेड व्हेन द सिस्टम वाज एट द मीन पोजीशन। अरे यहां गड़बड़ कर दी। ठीक है, सिस्टम एट मीन पोजीशन, अगर मीन पोजीशन पे होगा तो उस केस में x इक्वल टू 0 से इसका ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन x इक्वल टू ए नोट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ए नोट यानी एम्पलीट्यूड पोजीशन पे, एम्पलीट्यूड पोजीशन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन गलत हो गया। सी देखते हैं, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डैम्पिंग, सही बात है, डैम्पिंग तो हो रही है। विद डिक्रीजिंग टाइम पीरियड, नहीं यार, टाइम पीरियड तो सेम है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन में लगने वाला
टाइम, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो उस केस में सपोज करो मैं एम्पलीट्यूड पोजीशन से बात करूं तो अगला एम्पलीट्यूड मुझे यहां मिल रहा है, ये आपका एक टाइम पीरियड हो गया, इसको मान लो T1 बोल देते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद अगला एम्पलीट्यूड, ठीक है, आपको यहां मिल रहा है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, तो ये हो गया T2। ध्यान से सोचे तो इस केस में T1 और T2 की वैल्यू सेम होगी, यानी कि टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है यार, है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब यार ये तो गड़बड़ है, सी वाला भी गड़बड़ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, डी क्यों देखते हैं। ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डैम्पिंग, सही बात है, डैम्पिंग हो रही है, सच दैट टाइम मेजरमेंट वाज स्टार्टेड, टाइम मेजरमेंट कहां से स्टार्ट हुआ है, जब ये एम्पलीट्यूड पोजीशन पे था, ठीक है, when the system had maximum potential energy। अब अपन को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अपने पास, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स मैक्सिमम होगा, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एम्पलीट्यूड। तो स्टार्टिंग में इसने एम्पलीट्यूड से किया है, एम्पलीट्यूड से स्टार्टिंग किया, इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन द एडजेसेंट सर्किट गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन, गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सोचो, ये अपने पास 4 रेजिस्टेंस ही हो गया, गैल्वेनोमीटर का भी अगर कुछ रेजिस्टेंस लेते हैं तो 5 रेजिस्टेंस का सेट बन रहा है, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ठीक है। और इसने बोला गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब VB बराबर VD, पोटेंशियल एट B और D बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है। और इसके अलावा उसने R की वैल्यू भी दे दी, R की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो यहां पर आएगा 2 ओम, ठीक है, यहां कितना आएगा 4 ओम, 2R, R इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 ओम हो जाएगा, यहां पर कितना आएगा R, तो 2 ओम, और यहां पर कितना आया 4 ओम। ध्यान से सोचे तो 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो बीच वाले रेजिस्टेंस से या बीच वाले डिवाइस से में कोई लेना देना नहीं है, तो जो भी करंट यहां से जाएगी वो पूरी की पूरी इससे जाएगी, और जो भी करंट यहां से जाएगी वो पूरी इससे जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 ओम और 4 ओम किसमें, सीरीज में, तो यानी ऊपर इस वाले कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आ गया, बोलो, सीरीज है तो 2 + 4 यानी 6 ओम, ठीक है। और नीचे वाले कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रही, ठीक है, तो 2 + 4 यानी 6 ओम। अब जो हमारा नया सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में कितना है 6 ओम और 6 ओम, ये दोनों आपस में किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। ऑल्दो अपन ने इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी कि जब बराबर हो तो दो रेजिस्टेंस बराबर के हैं तो R/2 हो जाता है, तो 6/2 यानी 3 ओम, तो R इक्विवेलेंट भाई अपना 3 ओम आ गया भाई, है ना। और यहां पर कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल करंट जो फ्लो करेगी, टोटल करंट जो फ्लो करेगी वो कितनी होगी, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी 3/3 यानी 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर हमारा टोटल करंट फ्लो करेगा। उन्होंने बोला है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी, तो वो आएगी 1 एम्पियर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना होगा अपन को, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 2 गियर दिए हुए हैं A और B, ठीक है। अब इसमें बोला है कि A के जो टीथ है, टोटल टीथ है 16 टीथ, और B के जो टोटल टीथ है वो है 24 टीथ, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब A वाला घूमेगा, ठीक है, इसका हर टीथ, ये आपको गियर सिस्टम पूरा समझाया हुआ है, ठीक है, इसमें एक डिस्क होती है, उसके ऊपर टीथ कटे हुए होते हैं, उसको गियर बोलते हैं। तो ये 2 गियर आपस में एंगेज हो रहे हैं। अब ध्यान से सोचो, तो अगर मैं A को घुमाऊंगा तो इसके टीथ और इसके टीथ फंसे हुए हैं, ठीक है, तो अगर एक A घूमेगा तो उसके साथ साथ B भी घूमेगा, राइट, है ना। और हर एक टीथ दूसरे के एक टीथ को ही घुमा सकता है, यानी टोटल A के जितने टीथ घूमेंगे उतने ही B के टीथ घूमेंगे। ये क्लियर है ना। अब क्या कह रहा है वो ध्यान से सोचो, तो पहली चीज ये बोल रहा है कि व्हील A के 16 टीथ हैं और B के 24 टीथ हैं, यानी जब एक रिवॉल्यूशन A का होगा तो टोटल 16 टीथ घूम जाएंगे, ठीक है, और B का एक रिवॉल्यूशन में 24 टीथ घूम जाएंगे, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला है, व्हील B के जो प्रोजेक्शन है उसकी रेडियस, यानी ये जो रेडियस आपको दे रखी है वो 14/11 सेंटीमीटर है। इस B से एक स्ट्रिंग लटकी हुई है और उस स्ट्रिंग से एक M मास लटका हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है
कि अगर मैं ए को किधर घुमा रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, इसको ऐसे घुमा रहे हो, अब ये ऐसे घूमेगा तो बी किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये घूमेगा तो उसकी वजह से स्ट्रिंग ऊपर आएगी, स्ट्रिंग ऊपर आएगी तो मास ऊपर आएगा, मास ऊपर आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आपसे पूछा है कि भाई आधे सेकेंड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई। क्लियर हो गई, ये आपको क्वेश्चन पता करना है। अब इसमें ध्यान से जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है कि ए के जितने टीथ घूमेंगे उतने ही बी के टीथ घूमेंगे, ए के जितने टीथ घूमेंगे उतने ही बी के टीथ घूमेंगे, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में ए के कितने टीथ घूम रहे हैं, 16, ठीक है, और एक सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उस केस में कितने, एक सेकेंड में टोटल टीथ ए के कितने घूम जाएंगे वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं, तो एक सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन है, ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशन में टोटल टीथ कितने घूम जाएंगे, 6 इंटू 16 इक्वल टू, अब वापस पीछे आते हैं, ठीक है, तो ए के 16 टीथ हैं और बी के कितने हैं, 24 टीथ। अब ऑब्वियसली बात है कि बी जो है वो थोड़ा कम घूमेगा, है ना, तो मान लेते हैं कि इसके n रिवॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगर इसके n रिवॉल्यूशन होते हैं तो ये इसके नंबर ऑफ टीथ कितने घूम जाएंगे एक सेकेंड में, n इंटू 24, और टीथ दोनों के बराबर है, ठीक है, तो इसको बराबर कर देते हैं अपन किसको, n इंटू 24 के, तो इससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, ठीक है। वापस आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब ये 6 रोटेशन कर लेगा तब ये कितना करेगा, 4, और 6 रोटेशन करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, क्योंकि उसने बोला है 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये 6 रोटेशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में ये कितना करेगा, 4 रोटेशन, ठीक है, 1 सेकेंड में ये 4 रोटेशन करेगा, तो हाफ सेकेंड में कितना करेगा, 2 रोटेशन, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ बी इन हाफ सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 2। तो ये टोटल 2 रोटेशन जो है वो बी कर लेगा हाफ सेकेंड के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये हाफ रोटेशन में हाफ सेकेंड में 2 रोटेशन कर रहा है, तो 2 रोटेशन के अंदर ये कितना उठ जाएगा, तो एक रोटेशन में ये घूमता है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 रोटेशन में हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो देखते हैं, तो टोटल डिस्टेंस m कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो टोटल हाइट गेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 2 रोटेशन है तो 2 पाई आर, ये एक रोटेशन में कितनी हाइट गेन करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है अपन को, आर दे रखा है 14/11 सेंटीमीटर, ठीक है, 14/11 सेंटीमीटर इंटू 2, ठीक है। तो ये आपका 2 टाइम, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 16, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। आपको इसको CGS यूनिट में ही बात करनी है, ठीक है। तो टोटल कितना उठाइए, तो 16 सेंटीमीटर, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg इंटू एच, तो ये हो जाएगा mg इंटू 16, ये आपके टोटल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करें, तो 16 mg से इंक्रीज हो गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कैनोपस इज द सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। इट इज अबाउट 300 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। द एनर्जी इज प्रोड्यूस इनसाइड द स्टार थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू उसमें एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी चारों तरफ स्टार से फैलती है। इफ वी रिसीव 5 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी फ्रॉम द कैनोपस, हाउ मच मास डज इट लूज पर सेकेंड। ध्यान देना, इसने बोला है लूज पर सेकेंड, एनर्जी मास पर सेकेंड आपको निकालना है, ठीक है, कितना लूज कर रहा है। अब ध्यान से सोचें, तो आप जो एनर्जी रिसीव कर रहे हो वो है 5 × 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब इतने जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी तो आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, पर यूनिट एरिया में, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर बोल रहा है, यानी पर यूनिट एरिया में इतनी एनर्जी पर सेकेंड आप रिसीव कर रहे हो। तो टोटल एनर्जी यहां से कितनी निकल रही होगी, ठीक है। तो यहां से जो एनर्जी निकल रही है वो इस स्फीयर के एरिया में फैली हुई है। यहां से एनर्जी निकल रही है तो इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, तो कंप्लीट स्फीयर में फैलेगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहां से कितनी निकली, तो पर यूनिट एरिया में आपने यहां कितनी रिसीव की, मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। ये क्या है, स्फीयर है, ध्यान रखना, ये स्फीयर है, तो 4πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी टोटल एनर्जी इसमें फैली हुई है, और इसमें जो एनर्जी फैली हुई है वो कहां से चली है, यहां से। यानी टोटल स्टार ने कितनी एनर्जी पर सेकेंड निकाली, ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी पावर इनटू एरिया, ठीक है। पावर कितनी अपने पास आ रही है, पावर पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, यानी इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁸, ठीक है। ये है पर मीटर स्क्वायर में एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट पर सेकेंड, और इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4πr², 4πr², ठीक है। अब r क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वो आपको दिए हुए 300 लाइट ईयर्स, ठीक है। और एक लाइट ईयर जो है वो कितना होता है, लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर, ठीक है। तो 300 लाइट ईयर इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको हम r की जगह पे रख देंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगी कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, कितनी एनर्जी एक सेकेंड में स्टार निकाल रहा है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब पर यूनिट, अब हमें क्या निकालना है कि कितना मास बर्न हो रहा है। तो अपन जानते हैं E = mc² होता है, E = mc², ठीक है। तो यानी एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू mc² बाई टाइम हो जाएगा। अपने को निकालना है क्या है, m/t की वैल्यू, ये फाइंड आउट करना है। और अपने को गिवन क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इससे हम m/t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m/t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी पर सेकेंड इंटू 1/c², ठीक है। एनर्जी पर सेकेंड की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे अपन, आर की वैल्यू यहां पुट किया, ठीक है, और c² का यहां पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उससे हमें मास पर यूनिट टाइम आ जाएगा, और मास पर यूनिट टाइम जब आप ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 5.62 × 10⁻13 पर सेकेंड, ठीक है। तो उन्होंने पर सेकेंड का ही मास लॉस पूछा है, ठीक है। तो इतना आपका 5.62 × 10⁻13 kg मास लॉस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन एवरेज ह्यूमन एडल्ट रेडिएट्स अबाउट 100 वॉट एनर्जी मेनली इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, 50% आर सिटिंग इन अ हॉल, ठीक है। तो एक हॉल है, उसके अंदर 50% बैठे हुए हैं, ठीक है, और हर एक पर्सन 100 वॉट एनर्जी जो है, वॉट मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, यानी 100 वॉट पावर जो है वो एमिट कर रहा है। तो टोटल 50% मिलके कितनी पावर एमिट करेंगे, ठीक है। तो टोटल पावर रेडिएटेड, टोटल पावर रेडिएटेड कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, 5000 वॉट, ठीक है। इतनी पावर ये रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि
एयर कंडीशनिंग जो है उसकी 50% एफिशिएंसी है, ठीक है, और हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी यूज्ड टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ होल 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 आवर्स, यानी आपको टाइम दिया हुआ है कि 4 घंटे, ठीक है, तो 4 घंटे में टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू, तो ये जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4 आवर्स, ठीक है, तो ये होगा वॉट इनटू आवर, मुझे यूनिट्स की टर्म में चाहिए, यूनिट मतलब क्या होता है, किलोवाट आवर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो ये 1000 यानी 20 किलोवाट आवर, kWh यानी 20 यूनिट्स, 20 यूनिट एनर्जी ये रेडिएट कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी वो कितनी दे रखी है, 50%, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 50% यानी 50/100। अब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट तो इतना चाहिए ही चाहिए आपको, उसके लिए इनपुट कितनी एनर्जी एसी को खर्च करनी पड़ेगी वो निकालना है, तो इससे इनपुट निकाल लेते हैं अपन, तो इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट यानी कितना 20 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 50/100, तो ये आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू 20 यानी 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जो फिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 24 से स्टार्ट हो रहा है। द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम S2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू दोज अनदर कोऑर्डिनेट S1, मतलब बेसिकली यहां पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है S1 और S2, और आपको बताया है कि उन दोनों की एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ बोथ द सिस्टम्स आर कोइंसाइडिंग, ठीक है, दोनों के ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि जो डायग्राम है कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अपने पास x1 y1 ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और x2 y2 ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसने बोला है कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो पहले के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल P1 एट रेस्ट इन सिस्टम S1, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, S1 सिस्टम में बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल है P1 और P2, ठीक है। P1 की पहले बात कर रहे हैं, वो -2,0 से S1 सिस्टम में स्टार्ट हो रहा है, ट्रेवल्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x1, यानी केवल x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 4 सेकंड, 4 सेकंड तक जाके वो रुक जाता है, यानी 4 सेकंड के बाद हमें मतलब नहीं है, हमें 4 सेकंड वाली पोजीशन फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। इन सिस्टम S2 दूसरा पार्टिकल है, फिर अगेन वो भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 2 सेकंड बाद उसकी x2 एक्सिस पर क्या पोजीशन है वो फाइंड आउट करना है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the final distance between P1 and P2 is 6 मीटर, तो एंगल बिटवीन y1 एक्सिस और x2 एक्सिस के बीच में एंगल बताना है अपन को, ठीक है। तो यहां पर दो पार्टिकल है P1 और P2, ठीक है। पहला पार्टिकल जो है वो S1 सिस्टम में -2,0 से चल रहा है, ठीक है, तो पहला पार्टिकल को मैं P1 बोल देता हूं, ये -2,0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो फॉर सिस्टम S1 सिस्टम के लिए बात करते हैं अपन, ठीक है, तो u1 इज इक्वल टू 0 है, ओके, और इनिशियल x नोट बोल देते हैं, इनिशियल पोजीशन को अपन, वो कितनी है -2, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ अपन को S1 सिस्टम के अंदर 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 सेकेंड के लिए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम लग रहा है t1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड में ये x डायरेक्शन में कितना चलेगा वो निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं, x माइनस एक्स नोट, x1 माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू ut, तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ax कितना है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास x1 माइनस एक्स नोट की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल टू
हाफ इंटू 1.25 इंटू 4 का स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, 16/2 यानी 8, 8 इंटू 1.25 करोगे तो ये 10 आएगा। तो इससे आप x1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 8 मीटर। यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है वो यहां पर किसी पोजीशन P1 पे आया है जिसकी ये डिस्टेंस कितनी है, 8। ठीक है, अब सेकंड S2 सिस्टम के लिए बात करते हैं। S2 सिस्टम के लिए अब दूसरा पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है यानी u2 की वैल्यू 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है यानी x नोट भी 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन a2 एक्सेलरेशन कितना दे रखा है सेकंड वाले सिस्टम का, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए अगेन सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा x2 माइनस 0, x नोट की वैल्यू 0 रख दी, इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ a 5 इंटू टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू कितनी है इसके लिए, फाइनल 2 सेकेंड के लिए है ना, 2 सेकेंड के लिए चल रहा है वो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, यानी जो x2 वाला है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, आप ऐसे घूम के देख लो, यही आपकी x एक्सिस होगी, ये y है, तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, कितना चला ये 10 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि फाइनल डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज 6 मीटर, तो एंगल बिटवीन y1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस, एंगल बिटवीन y1 एक्सिस एंड x2 एक्सिस, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, फाई बोल देते हैं इसको। तो फाई अगर मैं इसको बोल रहा हूं तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो अब देखो ध्यान से, ये बोल रहा है फाइनल पोजीशन में ये 6 है, अब अपन को साफ साफ दिख रहा है भाई 6, 8 और 10 ये एक ट्रिपलेट बन रहे, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल 90 डिग्री ही होगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो हम थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/8 यानी 3/4, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, लगभग 37 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से अपन इसको 36.8 डिग्री या 37 के आसपास ले सकते हैं, 36.8 डिग्री। पर अपन को तो फाई निकालना है, x2 और y1 एक्सिस के बीच का एंगल, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी हो जाएगा 90 माइनस 36.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 53.2 डिग्री, 53.2 डिग्री ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी लाइट कैन बी अज्यूम टू बी अ फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट। ठीक है, तो फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी गिर रही है और हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h इंटू न्यू के बराबर, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब यहां पर जो लाइट है, ठीक है, उस लाइट या फिर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसमें उनका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो लाइट की स्पीड c से चल रही है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहां अपन ने लेजर का यूज किया है, यानी लाइट का यूज किया है। ठीक है, लेजर फॉर्म में। ठीक है, वेवलेंथ उसकी 650 नैनोमीटर है और जो कि पल्स 330 मिली सेकेंड ड्यूरेशन की है। ठीक है, हर पल्स जो जनरेट कर रही है वो 30 मिली सेकेंड की जनरेट कर रही है। एवरेज पावर ऑफ ईच पल्स 0.6 वॉट है। ठीक है, और एच प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपन को पता ही है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट देख रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लेजर फोटोन इज 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच पल्स, तो पहले तो एनर्जी ऑफ ईच पल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, पावर आपको ईच पल्स की दे रखी है और हर पल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ईच पल्स कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ईच पल्स हो जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर होगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय
टाइम कितना है 30 मिली सेकेंड, 30 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं 6 3 जा 18, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ईच पल्स अपन को निकालना है, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, ठीक है। ये जूल में है, लेकिन अपने को क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर देते हैं। 18 डिवाइडेड इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। जब आप इसका डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये लगभग 1.1 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये कितना आ गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां पर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो चुका है, लेकिन ठीक है ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने होंगे, ओके। तो अब सेकंड देखते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजर फोटोन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजर फोटोन कैसे निकालें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजर फोटोन अपन एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेमडा आपको दिया हुआ है 650 नैनोमीटर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपन इससे निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 650 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 की पावर -9, तो ये जाएगा 650 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -9, ठीक है। तो ये अपने पास 650 इंटू 10 टू पावर -9, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.6 इंटू 10 टू द पावर 14, 4.6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, यानी ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है वो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होगा, फ्रीक्वेंसी आप निकाल चुके हो फोटोन की, तो h इंटू एफ, उसने खुद ने बोला E इक्वल टू एच इंटू एफ, तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा h इंटू एफ, यानी h को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन E इक्वल टू एच इंटू एफ, यानी हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर 34 -34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 14, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू 4.6 इंटू 10 टू पावर 14, इसको सोल्व करोगे तो ये आता है 30.36 इंटू 10 टू द पावर 20, और अगर हम जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से चेक करें तो 3.36 इंटू 10 टू पावर 20, उसकी जगह उन्होंने रखा 3.1 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक है। तो ये सॉरी ये -34 है तो -20 हो जाएगा, तो इसको हम 3.03, इसको लगभग 3.1 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये आप एनर्जी की वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन ये आ गया अपने पास। इसके बाद आपको बोला है नंबर ऑफ फोटोन्स इन ईच पल्स कितना होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इन ईच पल्स कितना हो जाएगा 5.9 इंटू 10 पावर 16। अब ये निकालते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स इन ईच पल्स कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं कि भाई जो टोटल एनर्जी है, मान लो कि टोटल एनर्जी 10 जूल आती है, ठीक है, और एक फोटोन 1 जूल का है, तो टोटल फोटोन्स कितने गिरे होंगे 10/1, यानी 10 फोटोन्स गिरे होंगे। यानी हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने तो हम क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ पल्स हम निकाल चुके हैं और एक फोटोन की एनर्जी भी हम निकाल चुके हैं, तो इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ
ईच फोटोन। टोटल एनर्जी जो है वो कितनी आ रही थी अपने पास, टोटल एनर्जी ऑफ ईच पल्स 1.1 इंटू 10⁻17, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, हम जूल में रखेंगे, 18 इंटू 10⁻³ और ईच फोटोन की एनर्जी हमारे पास आ रही थी 3.1 इंटू 10⁻⁻19। तो 18/3 ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5.8 इंटू 10⁻16 इतने नंबर ऑफ फोटोन्स गिरेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन सही होंगे, ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन द फॉलोइंग सर्किट R1 6 ओम दिया हुआ है आपको, R2 की वैल्यू 12 ओम दी हुई है और 16 वोल्ट आपने यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है, द करंट I1 एंड I2 फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस R1 R2, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां से मान लो टोटल करंट I फ्लो करती है, इधर I1 जाएगी और इधर की तरफ I2 जाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है पावर जनरेटेड अक्रॉस R1 इज 42.6 वोट। ठीक है, तो R1 पे कितनी पावर होगी, तो देखो ध्यान से सोचें, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी यूं कह सकते हैं दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा। अब देखो ये बोल रहा है R2 इज इक्वल टू R1, द वोल्टेज अक्रॉस R2 विल बी ट्वाइस द वोल्टेज, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं तो वोल्टेज सेम रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस अपन को चेक करना है, तो पहले पावर जनरेटेड अक्रॉस द R1 अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पावर जनरेटेड कैसे निकालेंगे, V आपको इसका वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है 16 और R कितना है 6, तो V²/R लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर जनरेटेड अक्रॉस R1, P1 बोल देते हैं इसको, P1 इज इक्वल टू V²/R1। ठीक है, V²/R1, V की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 16 और R की कितनी है 6, तो 16 का स्क्वायर अपॉन 6, का स्क्वायर अपॉन 6, ये आपके P1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा 42.67 वॉट। ठीक है, तो यानी कि पावर जनरेटेड ये सही हो जाएगा आपका ए। उसके बाद बोल रहा है रेशियो ऑफ I1 इज टू I2, I1 अपॉन I2। अब अपन को पता है कि V की वैल्यू सेम है, तो I1 इज इक्वल टू होगा V अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू होगा V अपॉन R2। ठीक है, तो यानी कि I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 डिवाइडेड बाय V अपॉन R2, तो ये आ जाएगा R2/R1। R2/R1 की वैल्यू डाल देते हैं अपन। ठीक है, R2 कितना है 12 और ये कितना है 6, तो ये हो जाएगा 12/6, यानी ये वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो 2I1 अपॉन I2 की वैल्यू आ रही है, यानी बी ऑप्शन भी सही है। अब बात करते हैं टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 4 एम्पियर। टोटल करंट यानी I1 प्लस I2 निकालना है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, यानी टोटल करंट इज इक्वल टू हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। वैल्यू डाल देते हैं अपन, V कितना है 16 अपॉन R1 है 6 प्लस 16 अपॉन R2 है 12। ठीक है, 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 12, एलसीएम हो जाएगा आपका 2 + 1 यानी 3/12, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो 4 एम्पियर टोटल करंट फ्लो कर रही है, यानी कि सी ऑप्शन भी सही है, तो ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्लास प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है,
एज शोन इन डायग्राम, ए बी इज इंसिडेंट रे एंड एफ जी इज एमर्जेंट रे। ठीक है, ए बी से लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद वापस बाहर निकली, ये इसके पैरेलल हो जाती है, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू टी की टर्म में फाइंड आउट करनी है पहले तो। ठीक है, एक्स की वैल्यू टी की टर्म में फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इस एंगल को आई बोल रहा हूं, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से टोटल आई होगा, ये वाला, उसमें से ये आर गया, तो ये कितना बचा, आई माइनस आर। ठीक है, अब यहां हम दो राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, पहले मैंने इसको आगे बढ़ाया नॉर्मल को। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे आएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी पहले अपन। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने इस लेंथ को एल माना है। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखें तो ये टी है, तो एल का इधर कंपोनेंट होगा एल कोस आर, यानी कि एल कोस आर इज इक्वल टू टी। तो इससे हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा टी अपॉन कोस आर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आएगी, टी अपॉन कोस आर। अब हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को, क्योंकि यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला है यानी ये भी 90 है, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल आई माइनस आर है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एल साइन आई माइनस आर ये एक्स के बराबर होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एल साइन आई माइनस आर। एल साइन आई माइनस आर में एल की वैल्यू यहां से डाल देंगे तो ये आएगा टी अपॉन कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर को मैं ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से खोल देता हूं। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन आई कोस आर माइनस कोस आई साइन आर। ये अपने पास x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन आई कोस आर से कोस आर कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपके कोस आर इंटू कोस आई इंटू साइन आर अपॉन कोस आर। होल मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन में बोल रहा है एक्स डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑब्वियसली बात है अपने को, अगर यहां पर एंगल आई है, ये आर पर जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगी तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड तो कर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही हो गया। सी बोल रहा है एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, तो अपन ये जानते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, और हमने बोला कि एक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। ये बोल रहा है एक्स इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ से, यानी ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो सी नहीं हो सकता। डी देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू टी व्हेन i इज क्लोज टू 90, तो अगर मैं इसमें i की वैल्यू 90 रख देता हूं, ठीक है, इसके अंदर मैं i की वैल्यू 90 रख दूं तो ये हो जाएगा साइन 90 मल्टीप्लाई माइनस कोस 90, और कोस 90 कितना होता है, जीरो। जीरो से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो आएगा, यानी ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, इंटू टी। साइन 90 होता है 1, 1 माइनस जीरो यानी 1, और ये 1 इंटू टी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा टी। यानी जब मैं i की वैल्यू 90 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम टी, यानी कि डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ए बी डी ये आपके 3 आंसर होंगे।